एक सच्ची घटना है जिसे हमारे साथ शेयर किया है गौरव जी ने। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये कहानी सुनते हैं गौरव जी की जुबानी। मेरा नाम गौरव है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे घर में घटी थी। मैं तब 10वीं क्लास में पढ़ता था और मेरी बहन 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तब मेरे दादा और मेरी दादी की उम्र 80 साल के आसपास रही होगी और तब दोनों ही बीमार रहने लगे थे। मेरे दादाजी थोड़ा कम बीमार रहते क्योंकि वो सुबह और शाम को सैर करते, लेकिन मेरी दादी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उन्हें सांस की बीमारी थी, इसलिए वो काफ़ी बीमार होने लगी थी और उनका चलना फिरना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। मेरे दादाजी तो अपनी सेहत का ख्याल रखते, लेकिन मेरी दादी अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल नहीं रखती। वो तो बार बार कहने लगी थी कि उनका वक्त आने वाला है, इसलिए वो ज़्यादा तला हुआ और चटपटा खाना खाने लगती। ये तो जैसे उल्टा हो रहा था। सारी उम्र वो हमें ऐसा खाना खाने से रोकती रहीं, लेकिन उस वक्त वो ज़्यादातर यही खाना खाती और कभी कभी बड़ी ही अजीब सी फरमाइश करती। मेरी दादी सारी उम्र कभी नूडल्स नहीं खाई थी, लेकिन तब वो नूडल्स की मांग करने लगी थी। हमारे घर में यही चर्चा रहती कि हमारी दादी का सर फिर गया है और वो ऐसी हरकतें करने लगी हैं। लेकिन 1 महीने बाद मेरी दादी की मृत्यु हो गई। हमारे घर में काफ़ी मायूसी का माहौल हो गया था और मेरे दादाजी भी बहुत ही मायूस रहने लगे थे। लेकिन फिर भी वो सुबह और शाम को सैर पर ज़रूर जाते और वो कहते कि सेहत अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन 2 से 3 महीने बाद मेरे दादाजी की सेहत भी काफ़ी खराब होनी शुरू हो गई। वो अब अपने चारपाई से ज़्यादा हिल नहीं पाते थे और वो ज़्यादातर चारपाई पर ही लेटे रहते। उनको अब हिलाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती। कभी वो कहते कि मुझे उठना है तो मैं अपनी बहन के साथ उनको खींचकर ऊपर उठाता, लेकिन जब हम थोड़ी देर बाद आते तो वो अपने आप खिसक कर नीचे चले जाते। जब भी हम अपने दादाजी से पूछते कि वो नीचे कैसे खिसक गए तो वो कहते कि तुम्हारी दादी मुझे नीचे खींचती है। हम इस बात को हंसी में उड़ा देते और मेरे दादाजी भी हंस पड़ते। लेकिन ये सब रात के वक्त ज़्यादा होता था। दिन के वक्त तो मेरे दादाजी को जहाँ पर बिठा दो वो वहीं पर रहते, क्योंकि उनके पास इतनी जान नहीं थी कि वो ज़्यादा हिल पाते। रात के वक्त वो अपने आप हिलकर कहीं इधर पहुँच जाते, कभी उधर पहुँच जाते। हम में से कोई उन्हें हिलते हुए नहीं देखता, क्योंकि हमें लगता वो बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो अपनी चारपाई से खिसक कर बिल्कुल गहराई में पहुँच जाते। वहां पर वो हमें आवाजें लगाने लगते। जब हम उन्हें खींचते वो फिर से यही कहते कि तुम्हारी दादी मुझे नीचे की तरफ खींचती रहती है। हमारे घर में अब इसी पर चर्चा होती रहती कि हमारे दादाजी का सर भी फिरना शुरू हो गया है। लेकिन 2 से 4 महीने बाद तो हमारे दादाजी और भी ज्यादा अजीब हरकतें करने लगे। वो बिल्कुल दादी की तरह ही वही अलग अलग तरह का खाना मंगवाते। मेरे दादाजी आर्मी में रह चुके थे, लेकिन अब वो भी दादी की तरह हरकतें करने लगे थे। वो कभी कभी ज़्यादा तला हुआ और ज़्यादा चटपटा खाना मंगवाते और धीरे धीरे तो वो ज़्यादातर नूडल्स मंगवाने लगे थे। ये हरकतें बिल्कुल दादी की तरह थी। ज़्यादातर तो जब भी मेरे पापा और मेरी बहन पूछती तो मेरे दादाजी कहते कि वो ऐसे ही इसे खाना चाहते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने दादाजी से पूछता तो मेरे दादाजी मेरे कान में कहते कि तुम्हारी दादी ऐसी कहती है। मैं कभी कभी थोड़ा सा डर जाता, लेकिन दादाजी बार बार मुझे यही कहते रहते। वो कहते कि तुम्हारी दादी मुझे ये सब करने को कह रही है। वो चाहती है कि मैं जल्दी उसके पास आऊं और जो भी काम रहते हैं मैं जल्दी उसे निपटाऊं। लेकिन लगभग 8 से 10 महीने बाद तो मेरे दादाजी बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगे थे। वो अपना सारा सामान हमें बांटते जा रहे थे। पहले वो अपने पैसों को ज़्यादा संभाल कर रखते, लेकिन अब उन्होंने अपने सारे पैसे निकालकर मेरे पापा को दे दिए थे। वो अपने खास मेडल्स जो उन्हें आर्मी में मिले थे उन्हें संभाल कर रखते, लेकिन अब वो मुझे दे रहे थे कि तुम इसे संभाल कर रखना। वो कह रहे थे
तुम इसका जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ऐसे ही वो अपनी सारी चीजें एक एक करके हम सब में बांटते जा रहे थे। मेरे पापा बार बार ये कहते कि दादाजी के जाने का वक्त आता जा रहा है। कहते हैं कि जब किसी का वक्त आता है तो वो ज्यादा दरिया दिल बनता जाता है। पहले तो मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मेरी दादी की बरसी लगभग 1 महीने के पास थी। अगले महीने मेरी दादी की बरसी आने वाली थी और अब घर में बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगी थी। घर में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ होता, जबकि हम बाहर गए होते और घर में कोई नहीं होता। मेरे दादाजी अकेले इतना सामान बाहर नहीं गिरा सकते, फिर भी घर में इस तरह सामान का बिखरा होना दादाजी पर ही शक डालता था। लेकिन डॉक्टर खुद मानते थे कि दादाजी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उठकर ये सब सामान गिरा सकें। कभी कभी तो पंखे की तारें अपने आप निकली हुई होती। दादाजी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कुर्सी पर चढ़कर इन पंखों की तारें उतार पाती। इस तरह हमारे घर में अब यही चर्चा रहती कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। मेरे पापा ने पहले पंडित जी से बात की और पंडित जी ने कहा कि आपको दादी की बरसी करनी होगी, इसीलिए घर में ऐसी चीजें हो रही हैं। कभी कभी कुछ मरे हुए लोगों का मोह उस घर में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उनकी बरसी करनी पड़ती है, जिसके बाद घर में शांति हो जाती है। लेकिन जब हम ये बातें अपने दादाजी से करते तो मेरे दादाजी कहते कि ज्यादा फिक्र मत करो, अब कुछ ही दिन हैं, उसके बाद तुम्हें ये परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। बस दादी की बरसी तक रुक जाओ, उसके बाद घर में ऐसी चीजें नहीं होंगी और तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। पहले तो हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे दादाजी ऐसा क्यों कहते जा रहे हैं, लेकिन हमें इसका जवाब भी जल्द ही मिलने वाला था। दादी की बरसी से लगभग 10 से 15 दिन पहले दादाजी खास चीजों को हमें देने लगे। ये सब चीजें दादी की थी और दादी ने इन्हें कभी देने को नहीं कहा था, लेकिन अब दादाजी भी उसे देते जा रहे थे। दादाजी हर चीज को बांट रहे थे, जैसे उन्हें दादी ने बताया हो कि ये किसे देनी है और ये किसे। सबसे हैरानी की बात तो ये कि दादी का एक छोटा सा ट्रंक था जो नंबर वाले ताले से खुलता था। बाद में किसी को उस नंबर के बारे में नहीं पता था, ना ही दादाजी को। लेकिन वो 10 से 15 दिन पहले दादाजी ने उस ताले को खुद ही नंबर लगाकर खोल लिया था। ये हमारे सब के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि दादाजी को वो नंबर कैसे पता लग गया। लगभग 1 साल से वो ट्रंक ऐसे ही पड़ा था और दादाजी ने भी उसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं मिला था। तो अंत में सबने सोचा था कि बाद में इसे काट कर ही खोलेंगे, लेकिन अब दादाजी ने इसके नंबर कैसे लगा लिए थे। हमारे घर में अब ज्यादातर यही चर्चा रहती और हम ये सोचते कि दादाजी ऐसे कैसे हरकतें कर रहे हैं, और हम सबको यकीन हो गया था कि घर में पक्का ही दादी की आत्मा है। दादाजी भी ऐसा ही मानते थे और वो बार बार यही कहते कि तुम्हारी दादी मुझे बहुत ही ज्यादा खींचती है और वो बार बार कह रही है कि जल्दी आओ। हम बार बार दादाजी से पूछते कि आपको कहाँ जाना है और क्या काम रहता है जो दादी आपसे करवाना चाहती हैं, तो दादाजी इसका जवाब नहीं देते। लगभग ये दिन दादी की बरसी का था और जब हम सुबह उठे तो हमने देखा दादाजी अपनी उसी चारपाई पर लेटे हुए हैं और वो ज्यादा हिल नहीं रहे थे। जब हमने उनको हिलाने की कोशिश की तब हमें पता लगा कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये वही दिन था जो पिछले साल दादी की मृत्यु हुई थी और इसी दिन हमारे दादाजी की मृत्यु हुई। मैं इन बातों पर पहले यकीन नहीं किया करता था, लेकिन इस घटना ने मुझे इन बातों पर यकीन भी दिला दिया। मुझे नहीं पता कि मेरी इन बातों पर आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बस अपनी कहानी पहुंचाना चाहता था। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसे सच मानते हैं या नहीं।